तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो आज हम सोशल के अंदर सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले ये बुक सबको दिखाई देना शुरू हो गई है स्क्रीन पर? चलो बढ़िया। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख रहे हैं, है ना? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जब इस बुक को पढ़ना शुरू कर रहे हो, कि ये बुक चैप्टर 1 से शुरू नहीं हो रही है। ठीक है ना? ये बहुत हैरानी की बात होनी चाहिए कि मैं बोल रहा हूं ये बुक चैप्टर 1 से शुरू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि क्लास 9th में जो हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था, शायद चैप्टर 6 था वो, वहां जिस टॉपिक पे हमने अपनी कहानी को छोड़ा था, अब हम उससे आगे जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर तुम इस बात को ध्यान से समझो, तो क्लास 9th और क्लास 10th की जो सिविक्स की बुक है, वो एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है ना? सिविक्स ओवरऑल दो क्लासेस में बांट के पढ़ाई जा रही है। तो क्लास 10th में जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो किसी जगह किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, किसी टॉपिक का मिड पॉइंट है वो, है ना? जिसको हम आधा क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं और अब हम बाकी आधा क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो क्लास 9th में जो हम पढ़ के आ चुके हैं, उसको एक बार बुक में जाके रेफर करना, उन चैप्टर के सिर्फ नाम देखना, क्योंकि सिविक्स पढ़ते टाइम नाम भी काफी होता है। ठीक है ना? सिर्फ नाम ही काफी है, वैसी वाली कहानी है यहाँ। तो इस चैप्टर का भी अभी देखा जाए तो नाम काफी है, पावर शेयरिंग। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हम सिविक्स क्यों पढ़ते हैं। तो सिविक्स बेसिकली क्यों पढ़ा जाता है, इसका आंसर है कि सबसे पहले हम बात करें सोशल क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि सिविक्स सोशल का एक पार्ट है। तो जैसे हम साइंस के 3 पार्ट करते हैं और उनको एक एक करके समझते हैं, उसी तरह पहले सोशल को समझेंगे और उसके चारों पार्ट का बात करेंगे। तो सोशल बेसिकली हम पढ़ते हैं इंसानों की दुनिया के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना? सोशल हम पढ़ते हैं इंसानों की दुनिया के बारे में जानने के लिए। ठीक है? साइंस का अगर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, साइंस का सोशल से क्या डिफरेंस है, तो साइंस में हम पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इंसान सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है? हम साइंस में पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इंसान एक छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है? इवन इंसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है साइंस की नजर से, जितना एक चींटी है। इवन कोरोना वायरस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? ऐसे समझ सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। ठीक है? इंसान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोरोना वायरस को हम कह सकते हैं। तो साइंस का नजरिया अलग है, लेकिन सोशल का नजरिया पूरी तरह किस पर बेस्ड है? इंसानों पर, ह्यूमंस पर। ठीक है? कि इस धरती पर, अभी तो हम धरती की बात करेंगे, इस धरती पर इंसान जहां भी रहते हैं, कहीं भी रहें, वो किस तरह रह रहे हैं, इसको सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? पढ़ते तो इंसानों के बारे में है सोशल में, लेकिन अब चारों पार्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? पुराने पास्ट में जो इंसान थे उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? कभी ऐसा भी सुनने मिलेगा कि पास्ट में हम किसी घोड़े के बारे में या है ना कुत्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत रेयर चांसेस है ऐसा, है ना? बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलेगा। कभी किसी घोड़े ने अगर कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो, जैसे महाराणा प्रताप का चेतक। अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी चेतक तब इंपॉर्टेंट है जब महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट होते हैं। चेतक बाय हिमसेल्फ या है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली सोशल पूरी तरह इंसानों के अराउंड घूमती है। अब उसके चारों पार्ट्स को समझते हैं तो हिस्ट्री पुरानी चीजों के बारे में बताती है, पुराने इंसानों की लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका, उनकी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। ये हम हिस्ट्री में देखते हैं। क्यों देखते हैं? सो दैट हम आज जान सके कि पास्ट में हम किन चीजों को, किन चीजों से होते हुए गुजर के आए हैं, है ना? अच्छा बुरा जो भी था, उस सबको जान सकें और देखें कि आज हम जहां हैं उसके पीछे किन किन चीजों का हाथ है। क्योंकि एक तरह से हम एवोल्यूट हो रहे हैं, रोज हम कुछ ग्रो करते हैं और वो फास्ट की मदद से जाना जा सकता है। तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है इंसानों की। सेकेंड थिंग इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बताती है कि किसी भी जगह पर, ज्योग्राफी जगहों से रिलेटेड होती है, तो किसी भी जगह पर जो इंसान रह रहे हैं, उनका वहां होना काय पर डिपेंड करता है? उस जगह की क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड सो ऑन, काफी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये सारे फैक्टर्स हम काय में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। ठीक है? कि कैसे इंसानों पर इन अलग अलग फैक्टर्स का असर पड़ता है। ठीक है? तो ये ज्योग्राफी है। अब जल्दी से आते हैं सिविक्स की तरफ। सिविक्स में हम पढ़ते हैं कि इंसान कहीं पर भी हो, ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू हटा दिया जाए, ज्योग्राफिकल बैरियर हटा दिया जाए। आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो, आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो, आप कहीं भी हो, इक्वेटर पे हो, पोल पे हो,
डजेंट मैटर। सिविक्स के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी अगर इंसान है तो इंसान रह रहे हैं, और इंसान मीन्स एक ग्रुप बहुत बड़ा इंसानों का अगर रह रहा है तो वो कैसे खुद को मैनेज करता है। ठीक है, ह्यूमंस आर टू हार्ड टू हैंडल, बहुत मुश्किल है इंसानों को हैंडल कर पाना। तो किसी जगह पर जब इंसान रह रहे होंगे तो उन्हें सिस्टमाइज करने के लिए एक तरीके की जरूरत होगी, और उसे पढ़ा जाता है सिविक्स में। ठीक है, जैसे हम पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इकोनॉमिक्स इंसानों को चलाने के लिए एक बहुत ही नई चीज का है ना, नई चीज बनाई गई जिसका नाम पड़ा पैसा, और वो कैसे पूरी दुनिया को चला रहा है उसको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, तो ये इकोनॉमिक्स और छोटा सा जो हिस्सा बचा हुआ है उसके बारे में हमने बात की, उसका भी कंप्लीटली लेना देना कैसे, इवन पैसे का तो डायरेक्टली देखा जाए किसी और से लेना देना हो भी नहीं सकता, उसका तो डायरेक्टली लेना देना है इंसानों से। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स होती है चौथी चीज। अब हम वापस आ रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, सिविक्स पर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कहीं पर भी जब इंसान रह रहे हैं तो उनको सिस्टमाइज करने के लिए जो तरीके लगाए जाते हैं उसको पढ़ते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल मेथड कहते हैं जो इंसानों को सिस्टमाइज करने के लिए लगाए गए। उसी में अब हम जो चैप्टर उठा रहे हैं आज वो है पावर शेयरिंग। तो पहले जो मैंने अभी तक बैकग्राउंड तैयार किया अगर वो समझ में आ गया है तो अब ये चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा है ना अच्छे लेवल पे समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले उठाएंगे ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में काफी हद तक जो मैंने बताया उससे भी रिलेटेड मिलती जुलती कुछ बातें मिलेंगी। उसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, किन बातों के जरिए हम ये इंफॉर्मेशन जानेंगे, है ना, जो हम जानना चाहते हैं सिविक्स में, जो हम सीखने के लिए आते हैं, वो कुछ उदाहरणों के जरिए जानेंगे। तो उन उदाहरणों के बारे में बात की गई है। तो पढ़ते हैं ओवरव्यू क्या है, क्या लिखा हुआ है। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। जैसा कि मैं बोल रहा था, पिछले साल से हम डेमोक्रेसी नाम की एक यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है ना, दो बुक्स के सहारे। तो उसी यात्रा को इस बार हम कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम पता है ना, पॉज कर दिया था हमने 9th में, अब हम उसे रिज्यूम कर रहे हैं। वीडियो की भाषा में हम उसे पॉज और रिज्यूम कहते हैं। उसी तरह तो अपने टूर ऑफ डेमोक्रेसी को जो हमने पिछले साल शुरू किया था, इस चैप्टर के साथ हम उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इतना तो पता ही अपन को कि 3 ऑर्गन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के। तो इसका फायदा यही डेमोक्रेसी होती है ना। इसके पहले जो होती थी ऑटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सारी पावर्स रखता था। ठीक है ना, इतना पता होगा, राजा के पास सारी पावर होती है, वो रूल बना भी सकता है, उनको एग्जीक्यूट भी कराएगा और उनको फॉलो ना करने पे सजा भी देगा। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबका काम एक ही ऑर्गन करता था। लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि किसी एक ऑर्गन के पास सारी पावर्स रहे। ठीक है, इतना समझ में आता है। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। बढ़िया बात लिखी हुई है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंटली जो पावर शेयर की जाती है वो डेमोक्रेसी की डिजाइन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब प्रॉपर शेयरिंग ऑफ पावर जब तक नहीं होगी हम उसे एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे, अगर किसी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, इन सब बातों के बाद वो शुरू हो रहा है। तो इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, क्या कह रही है किताब हमसे कि इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टर में वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इसी पावर शेयरिंग के आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। तो पावर शेयरिंग ऊपर चैप्टर के नाम पर मत जाना, अब जो हमने पिछले 3-4 लाइनों में सीखा उस पर बात करो। क्या कि 3 ऑर्गन्स जो हम जनरली बनाते हैं उनमें पावर कैसे शेयर की गई है, ठीक है, इस पर बात की जा रही है। तो किस तरह अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज पावर शेयरिंग करती हैं कि उनका देश है ना लगातार आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। तो उस पर हम सीखेंगे इस चैप्टर में, उस पर बात करेंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो 2 एग्जांपल्स देंगे, स्टोरीज की मदद से बात करेंगे। एक होगी बेल्जियम की और एक होगी श्रीलंका की। उम्मीद है दोनों कंट्रीज की लोकेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। बेल्जियम कहाँ आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप, है ना। कहाँ आता है, थोड़ा आसपास कौन सी कंट्रीज है इसकी, किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस और किन किन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम, थोड़ा याद हो तो, जर्मनी, बिसाइड इसके बाद आएंगी ना नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, बहुत क्लोजली अगर याद हो एक छोटी सी कंट्री भी है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड से भी शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इन सब कंट्रीज के बीच में बेल्जियम फंसा हुआ है ना। छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत देश है। और इस कंट्री के बारे में आज तुम्हें कुछ बहुत नई बातें जानने को मिलेंगी। श्रीलंका तो बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना, ये तो भगवान राम के जमाने से जानते हैं अपन। तो अब बढ़ते हैं आगे। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग।
तो दोनों ही स्टोरीज से हम देखेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग की डिमांड को एक डेमोक्रेसी या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी अब हम डायरेक्टली किसको कहते हैं, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो कैसे कोई डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग की डिमांड्स को हैंडल कर पाती है। मतलब ये जो पावर शेयरिंग है ये प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जो डिमांड है, जनता सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, जनता। डेमोक्रेसी सारा खेल जनता का है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है ना। तो बेसिकली जनता जो डिमांड कर रही है पावर शेयरिंग को लेके, उसको कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री मैनेज करती है, ये हम इन दो कहानियों से बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इन स्टोरीज से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। कंक्लूजन मीन फाइनल जो रिजल्ट हम निकालते हैं किसी कहानी का, वो तो कुछ ऐसे रिजल्ट निकालेंगे जो पावर शेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है ना। मतलब सीधे हम कथा का सार जानेंगे कि इन दो कहानियों को पढ़ के हमने पावर शेयरिंग के बारे में डेमोक्रेसी के अंदर क्या जाना। क्या हुआ? एक बार बैग जाके वापस आ जाओ, वो कुछ तुम्हारे फोन में ही गड़बड़ हो गई होगी ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि इन स्टोरीज के जरिए हम इन कहानियों के जरिए इनका सारांश जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को की जो जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाता है। सो दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर्स। और इसकी मदद से हम पावर शेयरिंग के, ठीक है, उन सभी तरीकों को समझेंगे जो अगले दो चैप्टर्स में हमने लिए हैं, ठीक है। अलग अलग उदाहरणों से हम कैसे अलग अलग कंट्रीज, ये बहुत बहुत मजेदार बात है, हर कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वो एक जैसे तरीकों से नहीं चल रही है। अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए अलग अलग तरीके लगा रखे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट तो बाद में होगा, इंटरेस्टिंग बहुत है ये, कि सिर्फ इंडिया के बारे में अगर आपको पता है कि हाउ इंडिया वर्क्स, है ना, विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हम कैसे काम करते हैं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस में कैसे लाते हैं, वैसा हर कंट्री में जरूरी नहीं है सेम टू सेम हो रहा हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं काम कर रही है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री अपना अपना तरीका लगाती है अपनी डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, अभी हमने सुना होगा इजराइल और पैलेस्टीन का, ठीक है। तो ये भी अपनी अपनी डेमोक्रेसीज को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए अलग अलग तरीके लगा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो हम इजराइल वाला एग्जांपल लेंगे, इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल के आया है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है दुनिया को, पूरी दुनिया को नहीं, अपन क्या निकालेंगे, है ना। तो बेसिकली उनसे अभी हम कुछ सीख नहीं सकते उस किस्से से। वो आने वाले सालों में कुछ सिखाने के लिए रहेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले सालों के अंदर। लेकिन अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो आज से कुछ साल पुराने हैं, जो कहां से आते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका से। तो अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, और देखते हैं किन किन कहानियों की मदद से हमें ये सब सिखाया जा रहा है। तो आ गए अपन बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पे। पेज नंबर 2 हमने ओपन कर लिया है, दिख रहा होगा। स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका, सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम की और उसके बाद हम श्रीलंका चलेंगे। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। आ गया होगा मजा सुन के कि इतना छोटा है ये यूरोप में कि इंडिया का हरियाणा भी इससे बड़ा है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। तो इतना अपन ने मैप में भी देखा हुआ है ना, एक बहुत छोटा सा लेकिन बेहतरीन खूबसूरत सा देश है। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, द नेदरलैंड, द जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। जैसा मैं बोल रहा था, स्विट्जरलैंड से इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती है, 4 कंट्रीज से होती है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से लगभग थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, बस अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये हरियाणा का भी हाफ है, मतलब हरियाणा से छोटा है थोड़ा बहुत, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं। लेकिन पॉपुलेशन के मुकाबले में हरियाणा से भी आधा है, ठीक है। मतलब काफी बढ़िया कंडीशंस में लोग वहां रह रहे होंगे, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इतना छोटा देश होने के बाद भी इस देश के जो लोग हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं, और लोगों की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं एथनिसिटी, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एथनिक कंपोजिशन। इस देश की जो एथनिक बनावट है, एक छोटा सा देश होते हुए भी जो एथनिक बनावट है वो काफी, एथनिसिटी बेसिकली देखो ऐसे समझो ज्योग्राफी से डिसाइड होती है ये। जैसे चाइनीज इज अ डिफरेंट एथनिसिटी, इंडियन इज अ डिफरेंट एथनिसिटी, और ये चेहरों पे दिखती है, समझ रहे हो। यू कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कि दिस पर्सन इज चाइनीज, दिस इज एन इंडियन, दिस इज अ जापानीज, दिस इज एन अमेरिकन, दिस इज एन यूरोपियन। काफी हद तक हम उनके चेहरों से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम एथनिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जिसको एक शब्द तुम अभी तक सुनते आए होगे सोशल में, रेस, RACE, सेम है वो, है ना।
किस रेस से बिलोंग करते हो। तो अफ्रीकन डिफरेंट होते हैं, ऐसे देखा होगा है ना। तो ये होती है एथनिसिटी। तो बेल्जियम में मिक्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इंडिया में भी मिक्स एथनिसिटी के लोग हैं। अगर तुम ध्यान से समझो तो यू कैन रिकॉग्नाइज अ पंजाबी एंड अ बंगाली बाय फेस। समझ में आ रहा है ना। इंडिया में भी अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन। इंडिया की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। मतलब वो बड़ी होने के पीछे और भी कई कारण है। बेसिकली बड़ी, और ये बड़ी कैसे है पता है, एरिया से भी नहीं, बाय पॉपुलेशन है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कैसे कब बोलते हैं, बाय पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया से ऊपर कौन है पॉपुलेशन में, चाइना, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। समझ गए, इतनी सी कहानी है। तो बेसिकली इंडिया भी दुनिया के लिए एक बहुत हैरानी वाली बात होती है कि इंडिया जैसा देश एक कैसे रह पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो तुम अब आगे कहानी सुनोगे बेल्जियम की, तुम हैरान हो जाओगे कि बेल्जियम में तो दो ही वैरायटी थी। तब इतनी समस्याएं अगर किसी कंट्री में हो सकती है, तो इंडिया जैसे में तो रोज होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे एक नई वैरायटी सामने आ सकती है हमारे सामने, है ना। लेकिन इंडिया फिर भी मेंटेन हो रहा है, बढ़िया रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। लेकिन एथनिसिटी तो समझ में आ गई होगी। तमिल आदमी अलग दिखता है, पंजाबी अलग दिखता है, बंगाली अलग दिखता है, मराठी वेरी डिफरेंट। ठीक है ना। तो ये काफी हद तक एथनिसिटीज के डिफरेंस है जो उनमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलो इसको लेके अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी, छोटा सा देश है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस एक छोटे से देश में जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, उसमें भी मिलावट बहुत ज्यादा है, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, किस किस तरह के लोग हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। ठीक है ना। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है। ये फ्लेमिश एक रीजन को इन्होंने बोला हुआ है, जिसको मैप में समझ सकते हो, नीचे की तरफ नीचे मैप दिया है बहुत अच्छा सा। इसमें देखो फ्लेमिश रीजन है येलो वाला। तो बेसिकली जो अपर बेल्जियम है, नॉर्थन पार्ट ऑफ द बेल्जियम है, उसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, और जो रेड पोर्शन है उसको वलून कहते हैं ये लोग, है ना। और फ्लेमिश जो इलाका है वहां पर डच भाषा बोली जाती है। ठीक है। और जो रेड पोर्शन देख रहा हो वलून, वहां पे फ्रेंच बोली जाती है। और डच किसकी भाषा है पहले ये बताओ, किस कंट्री की भाषा को डच कहते हैं। नहीं, नॉट पोलैंड, बेसिकली नीदरलैंड बेटा। नीदरलैंड से का है ना, जिसका दूसरा नाम क्या है, हॉलैंड। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके नामों में कोई सिमिलरिटी नहीं चलती। जैसे इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, ऐसे कोई कॉमननेस नहीं है इसमें। नाम दो एक तो कंट्री के, नीदरलैंड और हॉलैंड, और इनको कहते हैं डच। तो डच क्यों है देखो ध्यान से, जिस तरह अगर हम मैप को देख रहे हैं, नॉर्थन बेल्जियम किससे टच होता है, नीदरलैंड से, समझ गए। जिसकी वजह से नॉर्दर्न बेल्जियम में क्या बोली जाती है, डच। ठीक है। और अभी हमने हिस्ट्री अभी पूरी तरह नहीं पढ़ी है, तो हिस्ट्री में एक दिन एक चैप्टर आएगा कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में, जिसमें हम देखेंगे कि बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ नेदरलैंड वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है ना। ये अभी तुम्हें अभी अभी तो नहीं समझ में आ रहा हो क्योंकि वो हिस्ट्री की बुक में समझाया गया है, बट अभी सुन सकते हो कि एक समय था जब बेल्जियम था ही नहीं। ठीक है ना। वो पूरी तरह नेदरलैंड का हिस्सा था। और उस समय पे जैसे आज यूके ऑफ इंग्लैंड है, यूके ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, सुना है ना। वो इंग्लैंड का एक पूरा वो है, ग्रुप है कंट्रीज का, इंग्लैंड उसका लीडर है। उसी तरह एक टाइम पे नेदरलैंड भी यूके था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जिसमें क्या आता था, नेदरलैंड तो आता ही था लेकिन साथ में बेल्जियम भी आता था। समझ गए। तो इस तरह ये उस यूके का पार्ट था, तो इसलिए यहाँ पे डच बोली जाती है। ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, और नंबर में दिया है 59%, ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इवन मैं तो मानता हूं इससे भी ज्यादा लोग अगर डच बोल रहे होते तो भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी। ओके। अब चलते हैं आगे। तो 59% लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, बेसिकली नॉर्थन बेल्जियम में हम कह सकते हैं, उसमें रहते हैं और डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और इसके अलावा दूसरा है वलोनिया रीजन, जिसमें 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, देखो काफी हद तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थन और सदर्न हिस्से में हम इसको अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अब आएगा ट्विस्ट। वो अगली लाइन में देखो, अगली लाइन में आने वाली लाइनों में कहीं है, क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। तो एक छोटा सा डैश्ड पोर्शन है, उसमें 1% लोग हैं और वो जर्मन बोलते हैं। तो उनको भी देख के समझ सकते हो वो जर्मनी से बॉर्डर शेयर करते थे, है ना। तो बहुत ही कम है पॉपुलेशन का, 1 लाख लोग लगभग है ना, 1 करोड़ का 1% क्या होता है, 1 लाख।
तो लगभग 1 लाख के आसपास कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो जर्मन भी बोलती है कंट्री में। तो 3 तरह के लोग हैं, हालांकि मेन मुद्दा 2 का है ना, जो मैं बता रहा था। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। और चलो अब यहां तक बात आई है, तो मैं अभी ट्विस्ट ब्रेक ना करूं, आगे आएगी ये बात, है ना, मैं बताऊंगा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स एक बहुत मेन सिटी है यूरोप की, ठीक है ना। एक कंट्री की कैपिटल तो है ही है, यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको लेके पूरा यूरोप कॉन्शियस है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। पूरा यूरोप इस छोटे से देश की बहुत इज्जत करता है। तो इससे सोचना चाहिए, पूरा यूरोप अगर एक बहुत छोटे से देश की इतनी इज्जत कर रहा है और उस इज्जत के बदले कुछ मिला भी है इसको, इस पर मैं आगे बात करूंगा, अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, तो कुछ तो बात रही होगी, है ना, कुछ तो बड़ा इसने करके दिखाया होगा। तो क्या देखने मिल रहा है इसमें? इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब मुद्दा ये, ब्रुसेल्स की लोकेशन देखो। ब्रुसेल्स आता है नॉर्थन पार्ट में, फ्लेमिश पार्ट में, और वहां पर कौन से लोग थे? डच। लेकिन सिर्फ ब्रुसेल्स की अगर बात करें, अकेले ब्रुसेल्स सिटी की, तो कहानी उल्टी है। वो आता फ्लेमिश इलाके में है, लेकिन वहां पर बोली जाती है फ्रेंच। 80% लोग ब्रुसेल्स सिटी के वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% है जो डच। तो समझ में आ गई ना, ऊपर और नीचे की अगर दोनों कहानियां मिला ली हो तो उल्टा हो गया है ब्रुसेल्स में। कंट्री जिस तरह काम कर रही है, उसकी कैपिटल उसका जस्ट उल्टे बिहेव कर रही है। कंट्री में जिस तरफ, है ना, डच वाले लोग ज्यादा हैं, उसी तरफ एक ऐसी सिटी भी है जहां पर फ्रेंच वाले लोग ज्यादा हैं, सिर्फ एक सिटी। इसके अलावा उस सिटी के आसपास जो पूरा येलो रीजियन है वो उल्टा बिहेव करता है। ये सिटी उस पूरे येलो पोर्शन से बहुत अपोजिट जा रही है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है यहाँ पर जो डिफरेंस लाएगा। तो आगे सुनो, आगे क्या होता है फिर। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब हम ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल कंट्री, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी है फ्रेंच, ठीक है। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो भले ही फ्रेंच वाले लोग 40% हैं, लेकिन पैसा और पावर उन्हीं के पास है। मतलब 60% ही हम कह दें, तो जो डच लोग हैं वो बेल्जियम के अंदर गरीब है, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको कोई इतना इज्जत नहीं देता कंट्री के तौर पे, समझ रहे हो, एज अ सिटीजन। लेकिन फ्रेंच लोग बहुत पावरफुल थे, उनकी चलती थी, वो समझ रहे हो, दादागिरी दिखाते थे एक तरह से कंट्री के अंदर, ये हालात थे। तो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो रिच थी और पावरफुल थी बेल्जियम के अंदर। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब इस बात से नाराजगी, रिसेंटेड एक शब्द आया, इसका मतलब नाराज होना। तो दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इस बात से डच स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत नाराज रहती थी, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो फायदे हैं वो काफी देर से मिले, ठीक है। तो उन्हें इस बात से नाराजगी है कि हम अनएजुकेटेड हैं, हमें डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अमीर होने के चांसेस कम मिले, तो है ना, या देर से मिले, तो उन्हें इस बात से, हाँ, वो अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो और फ्रांस, देखो फ्रांस में क्या है, ग्रोथ पहले हो गई थी, नेदरलैंड उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा था अगर ओवरऑल कॉन्टिनेंट की तरह देखो। तो फ्रेंच लोग जल्दी ग्रो कर गए, उन्होंने बिजनेस सीखा, उन्होंने इंडस्ट्रीज खोली। ये डच लोग थोड़ा पीछे रह गए इस मामले में, ठीक है। तो इसकी कहानी मैं इंडिया वाले चैप्टर में भी सुनाऊंगा कि इंडिया में दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री आई थी। सबसे पहले आया था पोर्चुगल, दूसरा आया था नेदरलैंड, और नेदरलैंड के बाद आया था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वालों ने नेदरलैंड वालों को इंडिया से कैसे भगाया? मतलब नेदरलैंड ने तो रूल नहीं किया इंडिया को, इंग्लैंड वालों ने किया। तो नेदरलैंड वाले फिर कहां चले गए? अगर इंडिया में पहले आ गए थे इंग्लैंड वालों से, तो गए कहां? तो इंग्लैंड वालों ने उनको बातों बातों में भगा दिया, ना युद्ध लड़ा, ना कोई ऐसी टेक्निक बनाई, सिर्फ बातों बातों से कुछ, है ना, रिश्वत देके या कोई टेक्निक लगा के, है ना, वहां क्या बोला था उनको कि हम तुम्हें यूरोप में कुछ देंगे, यूरोप में हमसे तुम कुछ ले लेना, इंडिया छोड़ जाओ। एंड इमेजिन, नेदरलैंड वालों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा आप हमें यूरोप में कुछ दे दो, पैसा दे दो, कुछ जमीन वमीन दे दो यूरोप में ही, तो हम वहीं पास में ही सेटल कर लेंगे। ये भी वैसे एक तरह से देखा जाए तो डील इनके लिए सही थी कि इंडिया आना, वहां जाके रूल करना, वहां मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था, कंपेरेटिव टू कि वहीं बैठे बैठे आपको कुछ मिल जाए आपके घर के आसपास, जिससे आप कुछ फायदा उठा सको। रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज याद होगा, रिसोर्सेज मिल सके। तो इंग्लैंड ने कुछ रिसोर्सेज नेदरलैंड को वहीं के वहीं यूरोप में ही दे दिए, और नेदरलैंड इस पर तैयार हो गया और इंडिया छोड़ के चला गया। तो नेदरलैंड बेसिकली ग्रो नहीं कर रहा था, वो बेसिकली पुराने जमाने के तरीकों से काम कर रहा था, हथियारों वाले, ठीक है, तलवार अलवार चलाओ, युद्ध लड़ो, तब जीत होगी, तब रिसोर्सेज आएंगे।
जबकि ये कंट्रीज क्या कर रही थी, ये रिसोर्सेज बनाने लगी थी। इंग्लैंड एंड जो दूसरी कंट्रीज थी, फ्रांस वगैरह, ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रही थी। ये वेट नहीं कर रही थी कि कोई हारेगा या हम किसी से लड़ेंगे और उससे जीतेंगे तब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है, पैसा और ये सब, ये दूसरे तरीके से कमाने लगे थे, इसलिए डेवलप हो गए थे। डच लोग इस पे पीछे रह गए, इसमें काफी पीछे रह गए। तो आगे क्या होता है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो 1950 के और 1960 के दशक में, मतलब 20 साल, कब से कब तक, 1950 से लेके 1970 तक। 1950s का मतलब है 50, 51, 52, सारे 50, ठीक है ना, 50, 51, 52 सारे, मतलब ये 50 का पूरा डेकेड और 60 का पूरा डेकेड। इन 20 सालों में काफी हद तक फ्रांस में, ओ सॉरी, बेल्जियम में टेंशन बनी रही फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में। कारण हम समझ चुके हैं, है ना, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, और जो कम थे वो आगे निकल गए, जो ज्यादा थे वो पीछे रह गए। तो अपोजिट अपोजिट ही हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीधी रास्ते जा रहा हो, है ना, बेल्जियम की नजर से। आगे, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और जो ज्यादा समस्या वाली जगह थी वो थी ब्रुसेल्स, क्योंकि वो फंसी थी किसी और के इलाके में और चल वहां किसी और की रही थी, ठीक है ना, थोड़ा शब्दों में समझ रहे होगे। तो ब्रुसेल्स सबसे ज्यादा टेंशन वाली जगह बन चुकी थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम शो कर रहा था, जो हम पहले ही बात कर ली है, तो इसमें पढ़ लो क्या लिखा है। ब्रुसेल्स की एक अलग समस्या ये थी, स्पीकिंग द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्या कि पूरी कंट्री में डच जो थे वो मेजोरिटी में थे, ठीक है ना, 60%, लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे। मतलब जहां से, जिस शहर से पूरा देश चलाया जाता है, उस शहर में ही आप कम पड़ गए, और यही शायद एक बड़ा नुकसान हो सकता है आपको, समझ रहे हो। दिल्ली का एटमॉस्फियर अगर इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ना रहे तो इंडियन गवर्नमेंट को काफी दिक्कतें आएंगी, और है ना, आज की डेट में इंडिया गवर्नमेंट के साथ ये हो भी रहा है, समझ गए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया में फैली हुई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन जहां से उसे पूरे इंडिया को रूल करना है वहां नहीं फैली है। तो ये बहुत बहुत दिक्कत वाला काम हो गया उसके लिए भी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ की भी जो है वो काफी परेशान रहती है इस चीज को लेके। तो सेम होता है हर कंट्री के साथ कि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेल्जियम के साथ भी यही हुआ, यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग कम पड़ गए, जहां पर शायद ज्यादा होते तो कुछ शायद देखने को अंतर मिल जाता, तो वो भी उनके फेवर में नहीं गया। तो इतनी समस्याओं के बाद कैसे, समझ रहे हो, एक कंट्री ने, बेल्जियम ने एज अ कंट्री खुद को कैसे संभाला होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में एक कंडीशन पैदा होती है जिसको बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। सिविल वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें एक कंट्री खुद से ही लड़ रही होती है, समझ गए। मतलब एक कंट्री के दो टुकड़े हो जाते हैं आपस में, लोगों में, और वो आपस में लड़ने लगते हैं। इंडिया के अंदर फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले तो जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, इट इज अ सिविल वॉर। आपके देश के नागरिक आपस में लड़ने लगे। सिविल वॉर इज अ वॉर बिटवीन सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो फ्रांस में, सॉरी फिर से मैं फ्रांस बोल रहा हूं, बेल्जियम में ऑलमोस्ट 1950s और 60s में ऑलमोस्ट हर दिन की कहानी हो गई थी, ठीक है ना, ये जो था सिविल वॉर जैसी कंडीशन। तो कैसे एक कंट्री सिविल वॉर से बाहर आए, क्योंकि सिविल वॉर किसी भी कंट्री में हो, नुकसान उसी कंट्री का ही हो रहा है। तो दुनिया तो बैठ के ताली बजाएगी, समझ गए। दुनिया ने कुछ भी खर्च नहीं किया और उनके काम हो रहे हैं, भैया तुम्हारा नुकसान में नुकसान हो जा रहा है। कल को तुम दुनिया से उधार मांगोगे तो वो तुमसे ब्याज कमा सकते हैं, तुम उनसे रिसोर्सेज मांगोगे तो पैसा कमा सकते हैं, मतलब तुम मांगोगे ही। जो सिविल वॉर है वो एक कंट्री को भीख मांगने वाली पोजीशन पर ले आता है, ठीक है ना। आपके पास जो है वो तो आप तोड़ फोड़ के खत्म कर चुके हो, सारी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में आग लगा दी, हिंदुओं ने मुस्लिम की में लगा दी, मुस्लिम ने हिंदुओं की में लगा दी, तो बच्चा कुछ नहीं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान और रोज रोज की जरूरत है वो तो पूरी करनी है। एक शॉर्ट किस्से से सुनाऊं तो अमेरिका कैसे आगे आया, अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री कब बना। तो आज से लगभग 100 साल पहले बात करें तो अमेरिका कुछ नहीं था, लेकिन 100 साल पहले क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर वन हो गया। अब वर्ल्ड वॉर वन में जो लोग इस दुनिया में बहुत कुछ थे वो आपस में लड़ बैठे, और एक बाहर की पार्टी जो कुछ भी नहीं थी दुनिया की नजर से वो टॉप पे आ गई, जस्ट बिकॉज जो इस दुनिया में सब कुछ थे वो लड़ रहे थे, ठीक है ना। यूरोप बेसिकली, समझ गए। तो यूरोप पूरी कंट्री का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक था, लेकिन अगर यूरोप आपस में ही लड़ने लगे तो पूरी दुनिया तो आजाद हो ही जाएगी, दुनिया का कोई और आके उसका फायदा भी उठा लेगा, दुनिया में कोई और एक स्मार्ट आदमी उसका फायदा उठाएगा, और अमेरिका ने वही किया। जब पूरी यूरोपियन कंट्रीज लड़ रही थी, अमेरिका उनको हथियार बेच रहा था, लो और लड़ो बोला। और आज भी अमेरिका टॉप पे है तो सिर्फ एक ही तरीके से,
दुनिया को लड़वा के। ठीक है, गेट दिस पॉइंट वेरी 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 क्लियरली। आज भी यही तरीका है उसका, हमेशा से, क्योंकि उसको समझ में आ गया पूरी दुनिया जब तक लड़ेगी उसमें अमेरिका का फायदा होगा। अब तो अमेरिका इंतजार भी नहीं करता कि कोई लड़े, उल्टा अपना बिजनेस चलाने के लिए अमेरिका शायद दो कंट्रीज को आपस में लड़वा दे, उस लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अपन अब उन सारी चीजों को छोड़ के वापस आते हैं अपने चैप्टर में कि डच स्पीकिंग लोग के सामने एक समस्या आ गई थी कि पूरी कंट्री में वो मेजोरिटी में होते हुए कैपिटल में माइनॉरिटी में रह गए। और अब ये कंट्री एक बहुत ही अजीब समस्या से गुजरने वाली है, जो हम आराम से इस एक दो पैराग्राफ की मदद से देख पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम 1950s और 60s में थे होते तो जो बेल्जियम में चल रहा था उसको देख के हम भी बोलते कि भाई अब संभालना मुश्किल हो गया है, सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुकी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कंट्री के लिए जो फेवर में दिखाई दे रहा हो। डन। और ये दो पैराग्राफ के बाद बुक भी कह रही है अब थोड़ा इस कहानी पे विराम लगा दो। अब हम चल रहे हैं श्रीलंका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब हम एक नए देश में जा रहे हैं जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अब बेल्जियम की समस्या तो बात कर ली, समाधान पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्या था, लेकिन पहले समस्या को यहीं रखते हुए अब हम एक और समस्या पर बात कर रहे हैं। नई समस्या क्या है? एक और नई कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, पता होना चाहिए, एक सिंगल जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई सारे आइलैंड का ग्रुप जब बनता है तो श्रीलंका तैयार होता है। कभी ठीक से श्रीलंका के मैप को देखना तो समझ में आएगा, है ना। तो श्रीलंका इज आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से इंडिया की जो सदर्न कोस्ट है वहां से कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका आ जाता है। ठीक है, इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया खुद साउथ एशिया में आता है, और जितनी और भी कंट्रीज हैं मोस्टली उनमें आपको मिक्सअप ही देखने मिलेगा। ठीक है, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, एक तरह के लोग नहीं रहते, सारे लोग एक जैसे हों ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। सारी की सारी कंट्रीज डाइवर्स हैं, डाइवर्स समझ में आना चाहिए, विभिन्नता। तो डाइवर्सिटी हर कंट्री में देखने को मिलती है, तो श्रीलंका भी उसका हिस्सा है। श्रीलंका में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो श्रीलंका एज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकिंग। ठीक है, ये श्रीलंका के बेसिकली हम कह सकते हैं लोकल लोग हैं, और ये सिन्हाला नहीं है, ये सिहाला है। हिंदी में सिंह लिखते हैं ना शेर के लिए, सिहाला। तो देखा भी होगा तुमने श्रीलंका के झंडे पे एक शेर का चिन्ह होता है, तो ये बेसिकली वहां की लोकल पॉपुलेशन का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिहाला इनकी भाषा है, सिहाला स्पीकर 74% लोग हैं ये। ठीक है, कंट्री के अंदर। एंड तमिल स्पीकर 18%, और तमिलनाडु से क्योंकि पास है तो तमिल भाषा भी वहां पर बोली जाती है, और 18% लोग ऐसे हैं श्रीलंका के जो तमिल बोलते हैं। ओके, तो ये कहानी है ना श्रीलंका की, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मेजोरिटी बिल्कुल साफ है और माइनॉरिटी भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना। नाउ अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल वैसे ही 18% है, लेकिन उस 18 के भी 2 टुकड़े हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 2 तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, एक तो बिल्कुल जो वहीं के ही है ना, जिनकी जमीन से जुड़े हुए, बिल्कुल जो कहीं बाहर से नहीं आए, हमेशा से यहीं रह रहे थे, उनको नेटिव कहते हैं। तो पहले तो है तमिल नेटिव जो इसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो फर्स्ट आर तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, रुकना एक मिनट, पेज आगे जाएगा ये। चलो आ गए हैं ना अपन नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तो जो नेटिव्स हैं, ठीक है, तमिल भाषा बोलने वाले जो लोकल लोग हैं उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। ऑब्वियस है, श्रीलंका के ही लोकल लोग हैं और तमिल बोलते हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स 18% में से ये है 13%। द रेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन। और इसके अलावा जो बचे हुए 5% तमिल लोग हैं वो कौन है? तो वो लोग हैं जिनके पूर्वज किसी जमाने में मतलब कौन सा जमाना? कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब इंडिया और श्रीलंका एक साथ अंग्रेजों के गुलाम थे, सेम टाइम था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, श्रीलंका इन 1948। ठीक है, तो सेम टाइम की बात है, अंग्रेज लोग जब यहां से जा रहे थे श्रीलंका को भी छोड़ के गए। तो जब गुलाम थे इंडिया और श्रीलंका दोनों, उस समय अंग्रेज लोग कुछ इंडियंस को कहां ले गए थे? श्रीलंका ले गए थे जानबूझ के, ताकि वहां पर चाय की खेती करवाई जाए। ठीक है,
तमिल जो सॉरी फिर से मैं तमिल बोल दिया, श्रीलंका। श्रीलंका की जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसका जो क्लाइमेट है वो चाय के लिए बहुत बहुत फेवरेबल है। लेकिन श्रीलंकन लोगों को चाय इतनी अच्छी तरीके से उगानी नहीं आती थी, तो इंडियन लोगों का सहारा लिया अंग्रेजों ने उस जमाने में, कि कुछ इंडियन लोग जिनको चाय वाय में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज थी, उनकी मदद से उन्होंने श्रीलंका में चाय का बिजनेस आगे बढ़ाया। और आज अगर तुम जानते हो तो श्रीलंका का काफी सारा इनकम काय पे बेस्ड है? चाय पे। ठीक है, तो ऑल थैंक्स टू अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर, जिनकी वजह से श्रीलंका को चाय मिल गई। ठीक है, और उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस जमाने में जो कुछ इंडियन लोग, इंडियन तमिल लोग, ठीक है, और कहां से लेके जाते थे? मोस्टली तमिलनाडु से ही, क्योंकि पास था सबसे इंपॉर्टेंट। तो इंडियन तमिल कौन है? जो कॉलोनियल पीरियड में जिनके पूर्वज यहां आए और यहीं रह गए। तो ऐसे 5% लोग हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन का जो वहां पर होते हैं, जिन्हें इंडियन तमिल कहते हैं। तो ये 3 तरह के लोग वहां पर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये टोटल अभी 100% नहीं हुआ है ना, टोटल करके देखो 74 + 18 = 92, मतलब अभी भी कुछ और कैटेगरीज बाकी हो सकती हैं, है ना, आगे देखेंगे। तो तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अभी जो तमिल्स है, सॉरी एक लाइन मैंने मिस कर दी। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो मैप खोल लिया जाए, जो ऑरेंज कलर वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है श्रीलंकन तमिल्स को। तो क्लियरली नॉर्थ और ईस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा श्रीलंकन तमिल्स के पास आता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अच्छा, ये जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं ये लोग, ये धर्म कौन सा फॉलो करते हैं? ठीक है, तो ये है बुद्धिस्ट कैटेगरी से। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स, और पता होना चाहिए सम्राट अशोक का बेटा बेटी बेटी गई थी, है ना। तो क्या नाम था सम्राट अशोक की बेटी का? बताओ। संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा, हाँ ये याद रखना, ये अपने को एनटीएससी में काम आएगा। तो सम्राट अशोक की बेटी का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा को सम्राट अशोक ने बोला कि तुम जाओ और बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करो श्रीलंका में जाके, और वो गई भी। ठीक है, जिसकी वजह से आज श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है। और सम्राट अशोक जो है ना, समझ रहा हूं, महेंद्र बेटे का नाम था सम्राट अशोक के, जिसको कहां भेजा गया? चाइना। तो देखो बदकिस्मती देखो अब इंडिया की, कि बाप यही रह गया अशोक, और वो जिस कंट्री में रहा उसने तो बुद्धिज्म नहीं अपनाया, लेकिन जिन देशों में उसके बच्चे गए वो पूरी तरह बुद्धिस्ट हो गए। ठीक है, एंड आई पर्सनली फेवर बुद्धिज्म अलॉट। मतलब मेरे हिसाब से काफी हद तक, अगर हम जो धर्म अवेलेबल है, हमारे पास चॉइसेस है मार्केट में, उनकी बात करें तो बुद्धिज्म काफी काफी हद तक बहुत सिंपल लेवल पे धार्मिक धर्म को समझाता है ना। तो आई पर्सनली प्रेफर बुद्धिज्म अलॉट। तो बुद्धिज्म इंडिया जैसा देश जिसने पैदा किया, गौतम बुद्ध जिस देश में पैदा हुए, जिन्होंने बुद्धिज्म फैलाया, वो देश ही बुद्धिज्म को भूल गया। और ये इंडिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती मानता हूं मैं इसमें भी, है ना। क्योंकि अगर इंडिया में, शायद मैं पूरी तरह थोपना नहीं चाह रहा हूं, बस बुद्धिज्म होता तो शायद हम भी चाइना की तरह कुछ अलग ग्रोथ दिखा रहे होते हैं ना। क्योंकि बुद्धिज्म इंसानों के अंदर एक कामनेस क्रिएट करता है, शांति का धर्म है वो। तो हम बहुत समय पहले वो शांति खो चुके हैं, उसको मिस कर गए, और तब से अशांति ही अशांति फैला के बैठे हुए हैं। ठीक है, भले ही चाइना डेमोक्रेटिक ना हो लेकिन शांत बहुत है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कभी ऐसा भड़की हुई नहीं दिखेगी तुम्हें। जब तक कुछ अति ना हो जाए तब तक तो फिर हमेशा ही होता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी के बाद भड़क जाते हैं किसान, ठीक है, दिल्ली में बैठे हैं, आज तक बैठे हैं, हैरानी की बात है, नवंबर से लेकर आज तक गिनती लगाना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो वो तो डेमोक्रेसी में भी हो जाता है। तो चाइना में लोग फिर भी सरकार को अपोज करते हुए कम दिखाई देते हैं ना, ये देखा होगा। तो जस्ट बिकॉज वो शांत हैं, वो उनके कल्चर का पार्ट हो गया है ना। तो ये एक बड़ी चीज हो गई। तो अपन चलते हैं वापस टॉपिक पे। सिन्हाला जो है ये भी बुद्धिस्ट ही होते हैं। ठीक है, वापस मुद्दे पे आ जाए। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। तमिल जो है वो कौन है? हिंदू या मुस्लिम होने भी है, ऑब्वियस है, फिर से इंडिया से जो आए हुए है ना, तो ये तो हो गई। तो तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। तो तमिल्स को कहीं से कहीं तक बुद्धिस्ट से रिलेट नहीं करना है। और हम देख चुके हैं तमिल्स कहां कहां फैले हैं, श्रीलंकन तमिल्स खास तौर पर। नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और कुछ क्रिश्चियन है जो तमिल और सिन्हाला दोनों में है। अब ये क्रिश्चियन कैसे बीच में आ गए? तो भैया अंग्रेज इस देश में रूल किए हैं, तो छूट गए कुछ अंग्रेज यहीं। तो वो अंग्रेजों ने क्या किया? देखो, अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं, उनको पता है जिस देश में रहना है बहुत संभल के चलना है। तो वो क्रिश्चियन जो थे, समझ रहे हो, जो अंग्रेज है वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने
इस देश में रहते रहते भाषाओं का खेल जरूर सीख लिया। तो आइदर दे स्पीक सिनाला और दे स्पीक तमिल, है वो क्रिश्चियन ही आज भी, गॉट इट। तो वो अंग्रेज नहीं है श्रीलंका में, क्योंकि इंग्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं ट्रीट की जाती है एंड सो ऑन, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो अंग्रेज बच गए श्रीलंका में, उनको किसी ना किसी लोकल लैंग्वेज में खुद को कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो 7% पॉपुलेशन है जो क्रिश्चियंस की भी है। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए किसी कंट्री में, सोच सकते हो, क्योंकि बेल्जियम की कहानी में तो इतना कुछ था ही नहीं जो हम श्रीलंका में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम दोनों कहानियों को तो उनके प्रॉब्लम वाले पार्ट पे लाके छोड़ चुके हैं। इस पैराग्राफ पे जो हमने पिछला भी खत्म किया है, यहाँ पर हमने श्रीलंका की कहानी को प्रॉब्लम वाले पॉइंट पे लाके छोड़ दिया कि ये लो, इनकी भी ये समस्या है। अब हम फिर से इन दो समस्याओं को डिस्कस करेंगे और फिर दोनों की सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन अ सिचुएशन लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, दोनों ही कंट्रीज की बात हो रही है, क्या होना चाहिए ऐसे में। सिविल वॉर जो मैंने बताया वो एक बहुत कॉमन घटना है जो होती रहती है, शायद अगले पैराग्राफ में बात भी की गई है इस बारे में, देखेंगे। तो in Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। तो हम शायद ये सोच सकते हैं, किसी का इंसान का अंदाजा हो सकता है कि बेल्जियम में यार जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो युद्ध कर ले, क्योंकि पैसे से युद्ध का इतना मतलब असर तो पड़ता है पैसे से, बट इतना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप पॉपुलेशन में ज्यादा हो, आप कहीं ना कहीं जीत जाओगे शायद, या और भी कोई तरीका लगा के डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आपका देश चल रहा हो। तो डेमोक्रेसी में तो भाई साहब मेजोरिटी का ही खेल होता है, तो अल्टीमेटली आप ही की सरकार बनेगी, है ना। ओवरऑल कंट्री से जो सरकार आएगी वो तो आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है। तो शायद ऐसे आप पूरे कंट्री पे अपनी जबरदस्ती कर सकते हो। तो ऐसा हम सोचेंगे कि किसी कंट्री में चाहे सिविल वॉर जैसा कोई रास्ता अपनाया जाए या डेमोक्रेसी वाला रास्ता अपनाया जाए, चुनाव कराए जाए, चलेगी तो उसकी जिसकी मेजोरिटी है, ऐसा हम सोच रहे होंगे। तो ऐसा ही अंदाजा अभी बुक भी लगा रही है, ठीक है, कि हम सोचेंगे कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी अपनी पॉपुलेशन का फायदा उठाते हुए, न्यूमेरिक मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए फ्रेंच और जर्मन लोगों पे अपनी इच्छाओं को थोप देती होगी। नेक्स्ट, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। लेकिन ये समस्या का समाधान थोड़ी है, ये तो समस्या को बड़ा कर रहे हो, ये समस्या बड़ी होती जाएगी, कम्युनिटीज में जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा। दिस को लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और अल्टीमेटली हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में हमें देश का बंटवारा करना पड़े। और बंटवारे से कुछ याद आ रहा होगा 1947 हमारा देश कैसे बटा था, बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम, ठीक है ना। हिंदू कह रहे थे हमारी चलनी चाहिए और मुस्लिम कह रहे थे हमारी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, दोनों एक देश बना लो और अपनी अपनी चलाओ, वेरी इजी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो जाना था, पक्की बात थी बेल्जियम के। और वैसे ही तो जरा सा देश है बेचारा, हरियाणा से छोटा, और छोटा हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, आज बेल्जियम सलामत है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन लगभग लगभग तो यही होना चाहिए था, अगर जैसे दुनिया देखती है, नजरिया है जो दुनिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर वैसे ही बेल्जियम भी सॉल्व करता तो फिर तो बेल्जियम के 2 टुकड़े हो जाने थे, शायद 3 भी, डिपेंड करता है। लेकिन टुकड़े ही दिख रहे हैं अभी दुनिया के नजरिए से। लेकिन बेल्जियम ने अपना नजरिया बदला, कुछ नया मेथड निकाला और अपने देश को बचा लिया। इवन बचा नहीं लिया, दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी, ठीक है ना। बात करेंगे इस पर। तो पहले सिचुएशन ये आ चुकी थी और बन सकती थी कि एक कंट्री, छोटी सी कंट्री का भी एक बहुत ही है ना, क्या बोलेंगे, मैसी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वैसे तो मैसी होता है गंदगी भरा, लेकिन यहाँ पे गंदगी भरे को समझो थोड़ा, मतलब समझ लो, एक बहुत ही खतरनाक बंटवारा, ना खतरनाक भी सही शब्द नहीं है बट समझ जाना कि खतरनाक बंटवारा एक कंट्री का देखने को शायद पूरी दुनिया को देखने मिलता। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्री ओवर कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और बड़ी समस्या तो तब आती क्योंकि दोनों ही साइड ब्रुसेल्स मांग रही होती, समझ रहे हो ना। एक कंट्री का बंटवारा कर भी लें, लेकिन जो कैपिटल है वो किसको दोगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर एक कंट्री बंटने के लिए रेडी हो भी गई चलो किसी तरह, तो अब सवाल आता है ये जो कैपिटल है इसको कैसे बांटे, इसको बांट तो सकते नहीं एज अ सिटी, है ना। और मतलब प्रॉब्लम है ये, तो वो सिटी किसको दे, और इस पे एक लड़ाई हो जाती, तो ये प्रॉब्लम का और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, एक नए लेवल का प्रॉब्लम। तो ये सब लेकिन हुआ ही नहीं, थैंक गॉड, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। हाँ देव, कैपिटल के बिना तो रह सकती है, तुम इसको दूसरे एंगल से देखो। जो अभी रेडीमेड कैपिटल है, मान लो एक कंट्री है, एक है ना, और उसमें एक ही कैपिटल है, एक ही होती है। अब ये कंट्री बट जाए, बटने की सिचुएशन पे आ जाए, तो बटने से पहले जो कैपिटल थी वो तो डेवलप हो चुकी है ना, कैपिटल्स आर ऑलवेज डेवलप्ड। अब जो डेवलप्ड कैपिटल है उसको कौन ले जाएगा, समझ गए, ये समस्या थी। तो इस कंट्री के साथ वही चल रहा है कि कैपिटल काफी डेवलप्ड है,
ब्रुसेल्स। तो अब उसको कौन रखेगा? अगर हम बंटने को भी तैयार हो जाएं तो फिर ये ब्रुसेल्स कहाँ जाएगा? तो ये भी एक समस्या थी बहुत बड़ी। हालांकि वही मैं बोल रहा हूँ, थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अपन को इतना तुक्के नहीं लगाने हैं। रियलिटी इज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये सब हमारे तुक्के हैं कि ऐसा हो सकता था। ओके, आगे देखते हैं। सेम श्रीलंका के लिए कुछ शब्द लिखे गए हैं बढ़िया से। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। बिल्कुल सही है। श्रीलंका में तो सिन्हाला मतलब डंडे से पीट सकते थे तमिल्स को, इतनी तक चल रही थी उनकी। तो यहाँ तो बिल्कुल है ना, खुलेआम काम हो सकता था। तो इनके पास और बड़ी मेजोरिटी थी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और जिसकी मदद से ये पूरे देश में अपनी इच्छाओं को बिल्कुल आराम से थोप सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। तो ये तो हमारे तुक्के हो गए। अब देखते हैं रियलिटी में इन दोनों देशों में क्या हुआ। तो पहला है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म आ गया। मेजोरिटेरियनिज्म जैसा कि नाम बता रहा है, मेजोरिटी में जो है उसकी चलेगी, इसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ। श्रीलंका ने ऐसा कौन सा तरीका निकाला कि मेजोरिटी की चली, फिर भी देश शांत है, खुश है। देखो, तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका आजाद देश के तौर पर 1948 में दुनिया के सामने आया। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव वाला मेथड है, उसमें जो सरकार बन के सामने आई, ठीक है ना, उसमें मेजोरिटी ऑब्वियसली सिन्हाला के पास होनी थी, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन मेजोरिटी है। मतलब समझ रहे हो, अगर 100 लोग सरकार बनाने के लिए चुने गए तो उसमें से लगभग 74-75 लोग तो सिन्हाला कम्युनिटी के रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब देश के लिए कोई नियम बन रहा होगा तो वो किसके फेवर में जाएगा? समझ गए ना? थोड़ा अंदर घुस के देखो प्रॉब्लम में। ये नहीं कि सिर्फ 74% पॉपुलेशन है तो कुछ भी डंडे मार रहा है सबको, वैसे नहीं। इज्जत से काम हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, पार्लियामेंट बैठ रही है, मंत्री बैठ रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, बिल पास हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन कोई भी बिल सिन्हाला के फेवर में है तो उसको पास कराना कोई मुश्किल काम है क्या ऐसी कंट्री में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास हाफ नहीं, हाफ होती है 50%, 2/3 होती है 67%, आपके पास तो 3/4 मेजोरिटी है, 75% की मेजोरिटी लिए बैठे हो। किसी कंट्री के है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि एक रूल बनाने के लिए आपको 75% मेजोरिटी की जरूरत है। 50% में ही काम हो जाता है। 67% कुछ कंट्रीज का होता है हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। लेकिन यहां तो 75% बनी बनाई मेजोरिटी है आपके पास। तो ऑब्वियस है कि इस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट फेवर किसको करेंगे? सिन्हाला को, और अल्टीमेटली नुकसान होगा तमिल्स का। ठीक है ना? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिसमें सिन्हाला को लगातार मौके मिलते रहेंगे और तमिल्स को पीछे छोड़ दिया जाएगा। रिजर्वेशन टाइप। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, एक कॉल है मेरे पास। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ राधे, बताएं। हम्म, क्यों, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, नहीं तो अभी मैं क्या है, क्लास ले रहा हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा यार। ठीक है, बिजी हूँ अभी, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अभी तो आधा घंटा लगेगा यार, मैं फोन कर लूंगा, है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ एक मिनट रुकना बेटा, मैं बैग जाके वापस आता हूँ। चलो बुक ओपन कर लेते हैं। तो आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है। तो अपन थे पेज नंबर 3 पे। हाँ, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो क्या हुआ इसमें? 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट में मेजोरिटी की वरदान, वर्च्यू मीन्स वरदान, तो क्योंकि इनको पहले ही मेजोरिटी का वरदान मिल चुका था इस देश में, तो सरकार में उनकी जो डोमिनेंस थी, डोमिनेंस मतलब आधिपत्य, आधिपत्य भी एक टफ शब्द है, बेसिकली मालिक जैसा बिहेवियर, तो इनको डोमिनेंस मिल चुका था पहले से ही, क्योंकि आप जब भी सरकार बनेगी आप मेजोरिटी में आ चुके होंगे एज अ कम्युनिटी, है ना? इस धर्म के या इस कम्युनिटी के लोगों को हर बार फायदा हो रहा होगा।
Now, as a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो भले ही सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जा रही थी श्रीलंका में, फिर भी इस देश में जो काम हो रहे थे वो किस तरह से हो रहे थे, जैसे ऑटोक्रेसी चल रही हो। एक आदमी सिर्फ अपनी जाति के या अपने पसंद के लोगों का ही फायदा कर रहा है, ऐसा चल रहा था, है ना। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक तरीकों से भी, मतलब बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है, फिर भी देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी जो हालात है वो कैसे है कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं, जबकि डेमोक्रेसी में सबको एक नजर से देखा जाता है। समझ रहे हो? तो किसी तरह डेमोक्रेसी को ही उल्लू बना रहे थे ये लोग बैठ के, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का फायदा उठा रहे थे, मेजोरिटेरियन तरीके लगा रहे थे ताकि सिन्हाला लोग कंट्री में टॉप पे आ जाएं। इस तरह की कुछ पॉलिसीज बनाई जाती थी कि सिन्हाला अपने आप ऊपर आ जाए और तमिल नीचे चले जाएं। ठीक। नाउ इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसरिगार्डिंग तमिल। एक उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा था। 1956 का एक किस्सा है, एक एक्ट आया है ना देश में, जिसमें क्या था कि सारे ऑफिशियल काम, समझ रहे, मतलब सारे सरकारी काम जो होंगे श्रीलंका के अंदर, है ना, आधार कार्ड बनवाना है, वट जो भी होता है, वो सारे किस भाषा में होंगे? सिन्हाला में। अब ये समझो, ऐसे समझो कि किसी पंजाबी आदमी को या बंगाली आदमी को तुम बोलो कि तेको कल से मराठी बोलनी है, तो समझ रहे हो ना इस तरह से ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम आपने उसके सिर पर ला दिया। आपने उसकी जिंदगी में एक बड़ा टास्क यही डाल दिया कि तू लैंग्वेज सीख पहले। समझ गए ना? जैसे इंडिया में, मैं बहुत इसके अगेंस्ट भी हूं, इंडिया में बच्चे को नॉलेज बाद में जरूरी होती है, पहले तो इंग्लिश सीख ले, ये प्रेशर डाल दिया है। तो जब तक तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तुम पहले ही पीछे हो। समझ गए? ये तुमने खुद ने भी महसूस किया होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी देखा जा सकता है। तो श्रीलंका में भी ऑलमोस्ट वैसे ही कर दिया गया था कि तुम पैसे के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में बाद में ग्रो करना, पहले भाषा तो सीख लो, क्योंकि जो इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, वो चल तो इसी भाषा में रही है। टैक्स चुकाना है तुम्हें, बिजनेस डील्स होंगी, टेंडर निकलेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत काम हो रहे होंगे, वो सब तो सिनाला में हो रहे होंगे, और तुम तो तमिल हो, तो तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। समझिए? अब सरकारी टेंडर भरोगे कैसे? तुम्हें तो इंग्लिश में टेंडर निकला है, पढ़ना ही नहीं आता। गेटिंग इट? बिसाइड दिस, और समझो, जैसे कलेक्टर का एग्जाम है, यूपीएससी हो रहा है ना श्रीलंका का, तो वो पेपर कौन सी भाषा में होगा? वो सिनाला में होगा। तो तमिल वाला तो बिना पढ़े ही फेल होगा, कितनी मेहनत कर ले तो भी फेल हो जाएगा बेचारा। आ रहा है समझ में? तो ये होते हैं तरीके, कैसे परेशान कर सकती है कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसे बहुत तरीके लगाए जाते हैं, जैसे एक है ना, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी परेशान कर सके। तो दो एग्जांपल काफी है ये बहुत अच्छे से। एक तो भाषा पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब सारे सरकारी काम सिन्हाला में होंगे, इसलिए तमिल को इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब ऐसे बेइज्जती सी कर दी तमिल की यहाँ पे। ठीक। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन। वही सेम चीज आ गई सरकारी जॉब में और यूनिवर्सिटी की पोजीशंस में, मतलब टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर वगैरह वगैरह की जो पोस्ट हैं, उनके लिए भी सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि फायदा किसको मिलता था? सिन्हालास को। ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और उसने और क्या कर दिया कि अब देश को सेक्युलर ना रखें। सेक्युलर समझ में आता है ना, किसी धर्म को फेवर नहीं करेगा, और उन्होंने बुद्धिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश की इसको। ठीक है। तो मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तक ये रूल डाल दिया कि अब हमारा देश बुद्धिज्म को बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा, मतलब खुद को एज अ बुद्धिस्ट कंट्री इन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, जो कि फिर से एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलता। डेमोक्रेटिक कंट्री शुड बी सेक्युलर। ठीक है। तो ये भी गड़बड़ यहाँ पे हो गई, कर दी गई बकायदा, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई बकायदा ये बात। हाँ, फॉस्टर मीन्स बढ़ावा देना, और बुद्धिज्म मीन्स धर्म, बुद्धिज्म धर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिख दी गई कि आज के बाद श्रीलंका बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने देश को घोषित कर दिया कि हमारा देश बुद्धिज्म को फॉलो करता है, एज अ कंट्री वी प्रमोट बुद्धिज्म। तो ये गलत है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री किसी को भी ये बोलना नहीं चाहिए। समझ गए? एक प्रॉपर डेमोक्रेसी तभी कहलाएगी जब आप खुद को किसी धर्म से रिलेट ना करें, अदरवाइज उस डेमोक्रेसी में कोई दूसरा इंसान जाने से घबराएगा। ठीक है। और डेमोक्रेसी का दूसरा नाम फ्रीडम है। घबराहट कैसे हो सकती है किसी एक इंसान को डेमोक्रेसी के अंदर? तो ये ही है ना, एक डेमोक्रेसी के खिलाफ का पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप धर्म को प्रमोट कर रहे हो, ये भी दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से भटक चुके हो पूरी तरह से। ठीक है। आगे, तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। बहुत प्यारा शब्द है एलियनेशन, इसके शुरू के 5 अक्षर उठाओ, एलियन। ठीक है ना,
ये उससे शब्द बना है, एलियन से ही। तो इन सभी गवर्नमेंट के जो तरीके थे, ये सारे जो सरकारी तरीके लगाए जा रहे थे एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, ठीक है, सरकार बार बार एक के पीछे एक ना एक ऐसा तरीका लाती थी जिससे इन लोगों को नीचा दिखाया जा सके, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। धीरे धीरे इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स में एलियनेशन वाली फीलिंग आ गई, मतलब हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हम इस दुनिया से अलग हो चुके हैं, समझ रहे हो, वैसी फीलिंग कि हम एलियंस की तरह हैं, हम इस प्लेनेट के हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अपने ही देश में हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हम इस देश के तो छोड़ो, इस प्लेनेट के भी ना हो, इसलिए इसको एलियनेशन तक कह डाला, समझ लो। इंटरनेशनल कहते थे थोड़ा बहुत तो भी ठीक था, फॉरेनर कहते थे, लेकिन फॉरेनर वाली भी नहीं, एलियन वाली फीलिंग आ रही है अपने ही देश में। तो ये एक बहुत गलत हो रहा है ना, एक देश के अंदर किसी इंसान को ऐसा फील हो तो बहुत गलत हो रहा है उस इंसान के साथ। तो ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि कितना गलत होने लगा था श्रीलंकन तमिल के साथ में। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Kannada leaders was sensitive to their language and culture। तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वहां पे भी थी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें दबदबा किसका होता था, सिन्हाला का। क्योंकि समझ लो ना, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसमें लोग होंगे, और लोग कहां से आएंगे, लोग तो पॉपुलेशन में से आते हैं। अब अगर आपकी पॉपुलेशन में सिन्हाला लोग ज्यादा है तो आपकी पार्टी में भी ज्यादा आएंगे, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, उसमें सोचने वाली बात नहीं। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, समझ रहे हो, मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो ये भी नहीं सोच सकते कि यार एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को ले आए तो वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी। सारी पार्टीज सिन्हाला के ही फेवर में काम करना चाहती थी, क्योंकि वो सिन्हाला से ही मिलकर बनी हुई थी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे हालात यहां पर श्रीलंकन तमिल्स के सामने आ गए थे। नाउ दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हमने मिस नहीं किया, मेरे को ऐसा लगा ऊपर हम मिस कर गए हुए ना। हाँ, तो क्या लिखा है अभी लास्ट टाइम में, दोबारा चलते हैं। तो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार दोनों मिलके उनसे, सरकारी पॉलिसीज, बेसिकली सरकार हम कह रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और सरकारी पॉलिसीज मिलकर उनसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स छीन रहे हैं, डिनाई करना, मना कर देना बेसिकली, या छीन लेना। तो उनके पॉलिटिकल राइट्स छीने जा रहे हैं, बराबर अधिकार नहीं मिल रहे, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, उन्हें जॉब देने में है ना भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, जॉब और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसे कि कॉलेज एंड स्कूल एंड सो ऑन, तो इनमें भी उन्हें रोक टोक लगाई जा रही है। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट का, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनके भी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो है ना मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये उनको पूरी तरह फील होने लगा। एज ए रिजल्ट द रिलेशन, और हम अगले पेज पे आ गए, द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और नतीजा ये निकला कि समय के साथ इन दो कम्युनिटीज में लगातार तनाव बढ़ता चला गया, ठीक। जल्दी से ये पैराग्राफ पढ़ के हम एक कहानी खत्म कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन तमिल्स ने भी अब क्या किया, ये सुनो, ठीक है, समाधान आ गया, सॉल्यूशन पे बात हो रही है। तो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। एक बार बताता हूं क्या क्या कर दिया। श्रीलंकन तमिल्स ने भी पार्टियां लॉन्च कर दी, नई नई पार्टी बनाई अपनी खुद की, जिसमें फिर सिन्हाला को नहीं लेते होंगे मोस्टली शायद ये, है ना। देन और ऐसे ही आंदोलन भी किए, सड़कों पे आए, नारे आदि किए हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं स्ट्रगल्स के वो किए गए, ताकि तमिल्स को भी रिकॉग्निशन मिले, या तमिल भाषा को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज पहचान दिलाई जा सके, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने तमिल भाषा को भी सरकार रिकॉग्निशन दे, ऐसी कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किए और पार्टीज भी बनाई, ताकि चुनाव के जरिए भी सरकार में एंटर करके अपनी बातों को रखा जा सके, ठीक है। और किसी चीज के लिए लड़े, वो रीजनल ऑटोनॉमी, ये समझो, इन शब्दों का मतलब समझो दोनों का। रीजनल ऑटोनॉमी, रीजन क्या होता है, अपना इलाका, ऑटोनॉमी होती है अपनी मालकियत, यानी पूरे देश पे हम मालिक होना हो, हम अपने देश को अलग तरीके से, मतलब हम देश को बांट रहे हैं बिना बांटे, समझ जाओ इस बात को। देश को दो टुकड़ों में तो नहीं बांट रहे, लेकिन एक के अंदर ही दो यूनिट चलेंगी, ऐसे रखेंगे, मतलब जिन जिन इलाकों में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से हमारा लीडर आएगा, ठीक है ना। ऐसा ये भी होता है, और ये कि होता क्या है, हो रहा है आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में, क्योंकि इससे उस देश में बैलेंस बनता है, उस देश में शांति आती है ना, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस रोक सकते हैं ऐसा करके, तो ये भी किया जाता है। तो लोगों ने रीजनल ऑटोनॉमी, कि हमारे इलाके में हमें मालिक बनने दो, तुम मत आओ, तुम्हें चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, ऐसी भी डिमांड रखी। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, और इसके अलावा उन्होंने इक्वालिटी की डिमांड रखी एजुकेशन और
जॉब्स के मामले में कि इसमें भी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो आंदोलन होने लगे, वो तो ऑब्वियस था, ये तो होना ही था कम से कम, है ना। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो बाकी सब तो उनकी बात मान रहे थे ये लोग, लेकिन जो ऑटोनॉमी वाली बात मैंने बताई कि जिस इलाके में हम तमिल लोग ज्यादा रहते हैं और तमिल लीडर होगा, ये बात लगातार सरकार मना कर रही थी। ठीक है ना, ये बकायदा यहाँ लिखा हुआ है। तो आगे देखिए क्या हो रहा है फिर। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern part of Sri Lanka. तो नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में, डेकेड 1980s है ना, 81, 82 सब कुछ इंक्लूड करना है। तो इस पूरे 10 साल के लगभग टाइम पीरियड में क्या हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, ईलम इज एन स्टेट, ठीक है, तमिल वर्ड फॉर स्टेट, तो एक तमिल वर्ड भी सीखने मिल गया यहाँ पे। तो इन्होंने तमिल ईलम इंडिपेंडेंट, वो भी उसकी डिमांड रख दी, बेसिकली बंटवारा करने की बात कह दी कि तुम श्रीलंका अपने पास रखो और श्रीलंका के बाहर जो वो ऑरेंज कलर की पट्टी देखी थी हमने पिछले मैप में, नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट में, वो एक अलग देश बना दो एंड दैट विल बी अ तमिल कंट्री। तो हम उसमें हमें जो करना है करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब समस्या बड़ी हो गई है ना, अब देश के बंटवारे तक बात पहुंच गई है। तो अब आखिरी में लास्ट पैराग्राफ में बताएगा क्या किया श्रीलंका ने कि अभी भी श्रीलंका एज इट इज बच गया। आगे, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो होने ही था ऑब्वियसली कि ये जो डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पे जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग, वो आगे चल के एक बड़े आंदोलन से हिंसा का रूप ले चुका था, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बदल गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, ये शब्द मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूं, जो कि होता ही है ऐसे टाइम पे जब एक कंट्री में सिचुएशन आती हैं। तो ये सिचुएशन सिविल वॉर में कन्वर्ट हुई, बकायदा श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। ठीक है, लोगों ने आपस में लड़ाई करी। ठीक, एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए, है ना, कोई बचता तो है नहीं, कोई कम नहीं पड़ता ऐसे टाइम पे। तो दोनों ही तरफ का नुकसान हुआ। ओवरऑल नुकसान किसका हुआ, और हम देख पा रहे हैं बाहर बैठ के, श्रीलंका का। ठीक है ना, बाहर वाला हमेशा बैठ के मजा ही ले सकता है, जैसे हम यहाँ बैठ के मजा ही ले रहे हैं, और क्या बोले आपको, है ना, दुख जता के भी क्या ही कर लोगे, उनको खुद को दुख नहीं हो रहा तो हम क्यों दुख जताएं। ठीक है ना, तो मजे लो। आगे बढ़ते हैं। तो मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। कई सारे लोगों को देश छोड़कर एज अ रेफ्यूजी, रेफ्यूजी याद रखना, जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में शरण मांगता है, बेसिकली शरणार्थी, शुद्ध हिंदी में शरणार्थी। तो कई सारे लोगों को श्रीलंका छोड़ के अपनी फैमिलीज को लेके रेफ्यूजी के तौर पर दूसरे देशों में, जैसे कि कुछ लोग अफ्रीका का होंगे शायद, पास में कॉन्टिनेंट है, और भी फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, काफी कंट्रीज है श्रीलंका के पास, और इंडिया भी इनका, ठीक है, तमिल है तो इंडिया में भी आए होंगे, सब कुछ हुआ। तो इन्हें रेफ्यूजी की तरह काम करना पड़ा, मतलब जाना पड़ा अपना देश छोड़ के। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और कईयों की रोजी रोटी छिन गई, मतलब उन्होंने देश तो नहीं बदला लेकिन उस देश में किसी काम के रहे नहीं, उनका काम धंधा, फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी छोटी मोटी दुकान वुकान जो भी थी वो बर्बाद हो चुकी थी। तो इस तरह का सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब तुमने लेकिन क्लास 10 के चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में पढ़ने मिलेगा, अभी नहीं पढ़ा है हमने, कि श्रीलंका का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में। तो ये कैसे, ये तो उल्टा हो गया फिर से। अभी हमने सुना श्रीलंका की हालत बहुत बिगाड़ दी उसके लोगों ने, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की बुक, जो कि अभी बता रहा था, इकोनॉमिक्स पैसे के बारे में बात करती है, तो तीनों, और पैसे से जो चीजें आ सकती हैं उनके बारे में। तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, तीनों ही पैसे से आते हैं बेसिकली एक देश के पास। तो ये तीनों में तो श्रीलंका का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ऐसा कैसे, तो देखो आगे क्या लिखा है। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो सिविल वॉर हुआ, इसकी वजह से उस देश के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पर बहुत ही बड़ा धक्का लगा। ये जो सिविल वॉर बीच में आया, मतलब श्रीलंका वाज ग्रोइंग वेल, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक था इकोनॉमिकली, ठीक है ना, कंट्री के अंदर तो ठीक ठाक था नहीं, सोशली, ऐसा समझ रहे हो, शब्दों से समझो कि श्रीलंका में सिविल वॉर से पहले इकोनॉमिकली हो सकता है सब कुछ ठीक रहा हो। क्यों, क्योंकि देश के 74% लोगों के हिसाब से सब कुछ काम हो रहा है, तो देश आगे बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है ना। और इवन अगर एक कम्युनिटी को फेवर करके ही रूल्स बनाए जा रहे हैं तो और आगे भागने के चांसेस हैं, पैसा तो कमाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैसे में श्रीलंका काफी आगे जा रहा था, लेकिन सोशली समाज के लोगों में जो विश्वास वाली बात होती है वो नहीं था। तो ऐसे हालात से श्रीलंका गुजरा, और उसमें सिविल वॉर ने सिचुएशंस को और बिगाड़ा। इकोनॉमिक लेवल पे भी जो थोड़ा बहुत आगे निकले थे वो भी थोड़ा पीछे फिर आ गए। तो ये थी श्रीलंका की कहानी, ठीक है। कल हम देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आज की कहानी में सब कुछ क्लियर है, ये बताओ। हाँ, इकोनॉमिक लाइफ मतलब, इकोनॉमिक लाइफ मतलब, हाँ बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है लोग जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ है,
ठीक है। जैसे एक इंसान जॉब पे जाता है तो वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को जी रहा है, वो 8 घंटे के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो घर में आता है, बच्चों के साथ खेलता है, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता है, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है। तो लाइफ तीन चार तो है नहीं, इंसान की लाइफ तो एक ही होती है। उसी लाइफ को हम तीन चार टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है। जैसे समझो, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी इकोनॉमिक लाइफ है। मैं एक रिश्तेदार की शादी में गया तो मैं अपनी सोशल लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है ना। सोसाइटी के साथ में किस तरह घुलता मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, दैट इज सोशल लाइफ। उसमें पैसे का मतलब नहीं होता है ना, पैसे से मतलब नहीं होता उस चीज का। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका पैसे से ही मतलब होता है, बाकी सब साइड में रख दो उसमें। ठीक है। तो हर चीज को हम एक पार्ट में नाम दे देते हैं। तो कुछ सोशल लाइफ का हिस्सा बनता है, कुछ इकोनॉमिक का बनता है, और भी कुछ एंगल बना दिए जाते हैं समय के हिसाब से, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे सोशल पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक लाइफ होगी, ठीक है, क्योंकि सोशल में ही आएगी इकोनॉमिक लाइफ, और कहां पढ़ पाओगे उसको। तो समय की जरूरत के हिसाब से हम तरह तरह से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट? सबको क्लियर है बाकी? हेलो। हाँ दिव्यांश, क्या हुआ? हाँ हाँ, नहीं ये बेसिकली उससे पहले की बात हो रही है, जब सिविल वॉर हुआ उससे पहले, और उसके बाद भी आगे सही रहा। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से उस समय जो हालात थे वो बिगड़े। मतलब श्रीलंका कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा था जब से आजाद हुआ था। लेकिन जब ये सिविल वॉर आया 1980s में, तो वो पीछे चला गया कुछ देर के लिए। ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर उसने आगे आया। आज भी श्रीलंका शायद एजुकेशन में इंडिया से आगे है, जहां तक मेरे को पता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। एक डेटा आता है हर साल, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, बुक में पढ़ा होगा। तो इंडिया उसमें क्या ही बोला जाए, पाकिस्तान से भी पीछे है। ठीक है। तो हालत ऐसी है। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कभी भी कंट्री की वेलबींग से नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि पाकिस्तान की वेलबींग तो हमसे भी ज्यादा खराब है जैसा बताया जाता है, लेकिन इकोनॉमिकली वो हमसे आगे निकल जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो हमसे आगे रैंकिंग लाता है। ठीक है। तो इस तरह क्योंकि उसमें और भी फैक्टर आते हैं, पैसा अकेला नहीं आता है कि पाकिस्तान में पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है। लोगों में एक दूसरे पे भरोसा कितना है। तो देखो, इंडिया के अंदर कुछ सरकार की कमियों की वजह से और कुछ लोगों की गड़बड़ है, हम नुकसान झेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला पंगा आ जाता है बीच में कहीं ना कहीं से हर बार। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का फायदा मिल गया, उसने खुद को मुस्लिम कंट्री बना लिया, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन फायदा है उसका। खुश तो है, कम से कम लड़ तो नहीं रहे वो लोग, सिविल वॉर तो नहीं कर रहे, समझे। तो इंडिया कैन बी इकोनॉमिकली बेटर देन पाकिस्तान, समझ रहे हो बात को? ये तो बिल्कुल तय है, इंडिया इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। बट सोशली हम खुद को इस तरह रखते हैं कि इकोनॉमिक पीछे छूट जाती है, समझ गए? है ना। हम हिंदू मुस्लिम दंगा करके सारी जो तरक्की की है ना, उसमें पानी फेराते हैं एक दिन में जाके। देखा ना, बसों में आग लगा देते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगा देते हैं, दुकानें तोड़ फोड़ाते हैं। क्या ही किया तुमने? मतलब जितनी तुमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में तरक्की दिखाई दी, तब तक पानी फेर दिया अपनी सोशल एक्टिविटी से, समझ गए? ओके, और किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया, तो फिर खत्म करें आज की क्लास। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा, और थोड़ा सा नजरिया भी खोलेगा, है ना। थोड़ा तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ के पता चला होगा कि दुनिया बहुत अलग तरीके से चलती है। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अपने अपने देश में अपने अपने रूल्स बना के सब अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है। तो बेल्जियम को देखा, श्रीलंका को देखा। अब क्या करो, एक बहुत अच्छी हिंट देता हूँ आज के लिए। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो जिनमें तुम्हें श्रीलंका और बेल्जियम की हिस्ट्री जानने को मिले। समझ रहे हो बात को? थोड़ा समझना है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इंडिया की हिस्ट्री जैसे पढ़ते हो, तभी तो इंडिया को इतने अच्छे से जानते हो ना, क्योंकि उसका इतिहास भी जानते हो, फिर आज जो हो रहा है उससे कंपेयर करते हो तुम। तो थोड़ा बहुत अगर सच में जानना है श्रीलंका को या बेल्जियम को, तो काफी वीडियोस हैं, है ना। कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं जिन्होंने इस पर कवर किया हुआ है। स्टडी IQ मैं फेवर करता हूँ, वो बहुत बढ़िया है, और उसने कुछ कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को इंडिपेंडेंटली कवर भी किया है। मतलब समझ लो, एक एक देश उठा के उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है इस चैनल ने। तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। स्टडी IQ। ठीक है। तो क्या करना, कुछ इस तरह बताता हूँ देखो।
इतना लिख देना बेल्जियम, या वीडियो ऑन बेल्जियम या केस स्टडी ऑन बेल्जियम बाय स्टडी आईक्यू, ठीक है। या सिर्फ इतना ही लिखोगे ना बेल्जियम स्टडी आईक्यू, आई एम श्योर मिल जाएगा तुम्हें वीडियो टॉप पे ही, ठीक है। ऐसे ही श्रीलंका स्टडी आईक्यू लिख देना, तो श्रीलंका वाला जो वीडियो उन्होंने बनाया है पूरा कंट्री के बारे में, वो भी देख लेना। और लगे हाथ लग्जमबर्ग वाला भी देख लेना, मैंने देखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि लग्जमबर्ग इतना अमीर क्यों है। बहुत छोटा सा देश है लेकिन दुनिया का सबसे अमीर देश है पर कैपिटा। पर कैपिटा जानते हो ना, एक देश जितना कमाता है अगर उसको उसकी पॉपुलेशन में बांटा जाए तो हर इंसान को जो पैसा मिलेगा उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और लग्जमबर्ग दुनिया में टॉप पे है इसमें, जो कि अभी हम बात कर रहे थे बेल्जियम का पड़ोसी। तो बेल्जियम को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लग्जमबर्ग को भी पढ़ लेना, बहुत छोटा सा है, उसको पढ़ना मतलब वीडियो देख लेना। सेकंड पे आ गया, फर्स्ट पे कौन है? ठीक ठीक, हाँ नहीं हो सकता है बट लेकिन टॉप पे होना, समझ रहे हो ना, मतलब टॉप 3 में ही होना बड़ी बात है। आप दुनिया के सबसे छोटे देश हो जाएगा ना। हाँ वो तो होगी, स्वीडन वीडन हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना मे बी। तो वो ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप दुनिया की बहुत सबसे छोटी कंट्रीज में आते हो शायद, है ना। लग्जमबर्ग क्या ही है, मतलब बेल्जियम से भी छोटा है, और अभी हमने देखा बेल्जियम हरियाणा से छोटा है। तो इससे अंदाजा लगाओ। और फिर भी अगर वो सेकंड नंबर पे आ रहा है तो भाई कहां से आ रहा है इतना पैसा, समझ रहे हो। आप छोटा सा देश तो थोड़ी सी पॉपुलेशन, अब ये थोड़े से लोग मिलके ऐसा क्या कर रहे हैं भाई कि इतना पैसा ले आते हैं कि हर इंसान को बांटो तो बहुत पैसा आ जाता है, दुनिया में नहीं आता किसी के पास इतना पैसा, ठीक है ना। तो ये भी देख लेना, ये भी जब इतना देख ही रहे हो तो एक छोटा सा 15 मिनट का वीडियो होगा लगभग, वो भी देखना, ठीक है। ओके, खत्म करें फिर आज की क्लास। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। गुड इवनिंग दिव्यांश, बाय शोभ।